डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी पर बात करने जा रहे हैं। स्कोप मीन द इम्पोर्टेंस ऑफ फार्माकोलॉजी और द स्टडी ऑफ ड्रग। अच्छा, फार्माकोलॉजी जो है वो एज अ फिजिशियन, एज अ नर्स, एज अ फार्म और फार्मेसी टेक्नीशियन, एज अ फार्मडी डॉक्टर आपको रेशनल बेसिस प्रोवाइड करती हैं। अच्छा, रेशनल बेसिस का क्या मतलब है? रेशनल बेसिस का मतलब ये है कि जस्टिफाइड मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। क्या जस्टिफाइड मेथड ऑफ ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि आपको ये पता चलती है कि आपने कौन सी ड्रग्स की कम्बिनेशन बनानी है, कौन से मेडिकेशन को आपने कम्बिनेशन में देनी है। आगे इंशाल्लाह कम्बिनेशन पर भी बात करेंगे। कितनी डोज में आपने एक ड्रग देनी है, डोज का मतलब कितनी अमाउंट में आपने एक ड्रग देनी है। इसके साथ साथ कितनी डोजेज यानी टाइम एंड फ्रीक्वेंसी में आपने एक ड्रग देनी है, और इसके साथ साथ कौन सी डोजेज फॉर्म एक स्पेसिफिक पेशेंट के लिए थेराप्यूटिकली इफेक्टिव होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलती है? आपको फार्माकोलॉजी से मिलती है। यानी अगर आपकी फार्माकोलॉजी पर स्कोप ज़बरदस्त है और आप बेहतरीन तरीके से फार्माकोलॉजी को अंडरस्टैंड कर पाते हो, तो आपके पास रेशनल बेसिस होगी, आप पेशेंट को बेहतरीन तरीके से ट्रीटमेंट दे सकते हो। इस बेस पर फार्माकोलॉजी को दो डिविजन्स में डिवाइड की गई है। उनमें से सबसे पहला जो है वो बेसिक फार्माकोलॉजी है। बेसिक फार्माकोलॉजी वो फार्माकोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम किसी आइसोलेटेड एनिमल टिश्यू पर या लिविंग बीइंग, वो लिविंग बीइंग जो के माइक्रोब्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर, किसी आइसोलेटेड एनिमल की टिश्यू पर, या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया, वायरस इन फंजाई और फंगस, इस पर जब आप एक्सपेरिमेंटल वर्क करते हो, इस पर जब आप फार्माकोलॉजिकल या ड्रग्स की स्टडी करते हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? बेसिक फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी दूसरा ब्रांच है, और क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का मतलब ये है कि द स्टडी ऑफ ड्रग्स इन ह्यूमन बींग्स में स्टडी करना ड्रग की इफेक्ट को, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कहते हैं। या दूसरा डिफिनीशन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की ये है कि एनिमल्स की ट्रीटमेंट के लिए जो डिजीज, जिसका मकसद डिजीज की ट्रीटमेंट हो, यानी एनिमल्स पर किसी डिजीज की ट्रीटमेंट की मकसद से ड्रग्स की स्टडी करना, इसको हम क्या कहते हैं? क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। अच्छा, अब ड्रग की डिफिनीशंस कुछ दी गई हैं। वो कहते हैं कि ड्रग वो केमिकल एजेंट, अब ड्रग की डिफिनीशन क्या हो, कौन सी चीज ड्रग होगी, वो डिफिनीशन हम पढ़ते हैं, जिसको हम किसी बीमारी की डायग्नोसिस के लिए, डायग्नोसिस का मतलब है कि आइडेंटिफिकेशन के लिए, किसी भी बीमारी की आइडेंटिफिकेशन के लिए जब आप किसी एजेंट को इस्तेमाल करते हो, उसकी कंट्रोल के लिए जब आप किसी एजेंट को इस्तेमाल करें, उसकी हीलिंग के लिए, ट्रीटमेंट मीन हीलिंग, उसकी हीलिंग के लिए, और उसकी क्योरमेंट के लिए, क्योरमेंट का मतलब है मेडिकेशन देना। आफ्टर अ डिजीज व्हेन यू गिव मेडिकेशन, दिस फिनोमेना इज नोन एज क्योरमेंट। तो वो एजेंट जिसको किसी बीमारी की आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसकी कंट्रोल के लिए, या उसकी हीलिंग के लिए, या उसके क्योर के लिए जब आप कोई भी एजेंट दे रहे हो, उसे हम ड्रग कहते हैं। लेकिन ये डिजीज ओरिएंटेड डिफिनीशन ड्रग का जो है, तो सिर्फ इतना ही नहीं है ड्रग का काम, बल्कि ओरल कंट्रासेप्टिव्स जो हम लेते हैं, इनेस्थेटिक्स का एग्जांपल जो यहाँ पर दी गई है, ओरल कंट्रासेप्टिव्स इन इनेस्थेटिक्स का, समटाइम्स कंसेप्शन, हैविंग कंसेप्शन एंड हैविंग नॉट कंसेप्शन इज अ नॉर्मल कंडीशन। यानी फीमेल अगर प्रेगनेंसी रखना चाहती है, कंसेप्शन का क्या मतलब, ये सेप्टिव जो है ना, ये सेप्टिव इज फ्रॉम कंसेप्शन, एंड कंसेप्शन मींस हैविंग प्रेगनेंसी। अब अगर कोई फीमेल प्रेगनेंसी रखना चाहती है या नहीं रखना चाहती है,
तो ये दोनों नॉर्मल कंडीशन है। तो इसके लिए हम जो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं वो ओरल टैबलेट्स के फॉर्म में आती हैं और ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसका, उसको ओरल कंट्रासेप्टिव्स कहते हैं। कंट्रा मीन अगेंस्ट, यानी के खिलाफ। तो कंसेप्शन के खिलाफ जो ड्रग्स हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम ओरल कंट्रासेप्टिव्स कहते हैं। तो ये ओरल कंट्रासेप्टिव्स भी ड्रग्स हैं जो कि कंसेप्शन को या प्रेगनेंसी को रोकती है, बट दे हैव नो एक्शन इन द डिजीज ओरिएंटेड डेफिनेशन। इसके साथ साथ एनेस्थीसिया जो हम देते हैं पेशेंट्स को ऑपरेशन थिएटर में या किसी भी सर्जरी के लिए, सर्जरी से पहले, तो ये एनेस्थीसिया क्या है, ये भी एक ड्रग ही है। लेकिन एनेस्थीसिया हम किसी डिजीज के लिए नहीं, डिजीज की क्योरमेंट के लिए या डायग्नोसिस के लिए या उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम नहीं देते, ना उसकी प्रिवेंशन के लिए देते हैं, बट स्टिल दे आर ड्रग्स। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ड्रग की एक डेफिनेशन की है और वो कहते हैं, ये डेफिनेशन 1966 में दी गई थी कि वो तमाम एजेंट्स जिसको किसी बीमारी की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाए या उस बीमारी की मॉडिफिकेशन के लिए, जो कि जिस बीमारी में पैथोलॉजिकल कंडीशन में कोई चेंज आया है या फिजियोलॉजिकल कंडीशन में कोई चेंज आया है। पैथोलॉजिकल कंडीशन में कोई चेंज, क्या मतलब है इसका? मतलब द एंट्री ऑफ पैथोजेंस, यानी पैथोजन बॉडी में एंटर हुए हैं। फिजियोलॉजिकल का मतलब है कि फंक्शंस में कोई चेंज आया हुआ है। द स्टडी ऑफ फंक्शन इज नोन एज फिजियोलॉजी and the study of the pathogens or the invasion or the entry of pathogens inside the body is known as pathology. तो किसी भी पैथोलॉजिकल कंडीशन या फिजियोलॉजिकल कंडीशन की मॉडिफिकेशन के लिए या उसमें चेंज लाने के लिए, या चेंज का मतलब कि उसको एबनॉर्मल से नॉर्मल तक, एबनॉर्मल से नॉर्मल कंडीशन में लाने तक, इसको हम मॉडिफिकेशन कहते हैं। और इसके साथ साथ एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या है? आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन। तो जब आप कोई भी एजेंट किसी बीमारी की ट्रीटमेंट के लिए देते हो या किसी पैथोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल कंडीशन में चेंज लाने के लिए या नॉर्मल करने के लिए, या इसके साथ साथ एक्सप्लोर कर रहे हो, आप ढूंढ रहे हो, पैदा कर रहे हो, मतलब फाइंडिंग, एक्सप्लोरिंग मीन फाइंडिंग, आप पैदा कर रहे हो किस चीज को, किसी डिजीज की काज को आप ढूंढ रहे हो। तो इस मकसद के लिए भी अगर आप कोई एजेंट इस्तेमाल कर रहे हो तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम ड्रग कहेंगे। अब कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं। ड्रग क्या चीज है? ड्रग वो सब्सटेंस जो कि बॉडी में चेंज करे किसी किसको? फिजियोलॉजी को। फिजियोलॉजी का मतलब क्या है? फंक्शन, कि नॉर्मल बॉडी फंक्शन को अगर वो चेंज करें तो वो एजेंट क्या कहलाएगा? ड्रग कहलाएगा। अब मेडिसिन और ड्रग में क्या डिफरेंस है? मेडिसिन भी ड्रग ही है, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि वो ड्रग जब फार्मूलेटेड फॉर्म में आ जाए। फार्मूलेटेड फॉर्म का क्या मतलब है? कि उसको कोई स्पेसिफिक डोजेज फॉर्म दिया जाए और उस डोजेज फॉर्म को फिर आप किसी डिजीज की प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल करो या क्योर के लिए इस्तेमाल करो, या उस डिजीज की काज को आइडेंटिफाई करने के लिए जब आप उसे इस्तेमाल करो तो उसे हम क्या कहेंगे? मेडिसिन। यानी any drug which is formulated and used for the prevention, cure and diagnosis of a disease is known as medicine. अब डोज क्या है? डोज मीन ड्रग का वो अमाउंट जो आप वंस और एट अ टाइम एक पेशेंट को एडमिनिस्टर कर रहे हो, इसे हम डोज कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पर मैंने लिख लिया है, मिसिंग पॉइंट था, ये याद रखें कि द अमाउंट ऑफ मेडिसिन टेकन पर यूनिट टाइम इज नोन एज डोज। अब डोजेज फॉर्म क्या है? डोजेज फॉर्म, डोजेज फॉर्म फिजिकल हालत जो होती है, फिजिकल स्टेट, वेदर सॉलिड, वेदर लिक्विड, वेदर गैस। गैस में हमारे पास मसलन डिफरेंट नेजल स्प्रेज जो हमारे पास आती हैं, वो क्या है? वो गैशियस फॉर्म में होती है, लेकिन वो एक ड्रग है या मेडिसिन है।
सॉलिड फॉर्म में हमारे पास डिफरेंट टैबलेट्स आती हैं, लिक्विड फॉर्म में हमारे पास डिफरेंट सिरप्स आते हैं। तो ये सारे डोजेज फॉर्म्स हैं। तो इन डोजेज फॉर्म्स की जो फिजिकल फॉर्म है, इन फिजिकल फॉर्म को इन मेडिकेशन की क्या कहते हैं? डोजेज फॉर्म कहते हैं। अच्छा, इसके बाद थेरेप्यूटिक्स टर्म का क्या मतलब है? थेरेप्यूटिक टर्म्स का मतलब बेसिकली है कि द यूज ऑफ अ ड्रग फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज इज नोन एज थेरेप्यूटिक्स। यानी ड्रग का इस्तेमाल किसी डिजीज की प्रिवेंशन के लिए या उसकी ट्रीटमेंट के लिए, इसे हम थेरेप्यूटिक्स कहते हैं। अब एक लफ्ज यहाँ पर है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी इज फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड टॉक्सिकॉन विच मींस पॉइजन। ये ग्रीक वर्ड है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। पॉइजन मीन एनी हार्मफुल सब्सटेंस दैट गिव्स non-beneficiary product or effects on the body is known as poison। यानी हर वो चीज जो बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट पैदा करें उसे हम पॉइजन कहते हैं। तो टॉक्सिकोलॉजी अब क्या है? टॉक्सिकोलॉजी ऑफ इज द स्टडी ऑफ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग। ड्रग्स की एडवर्स इफेक्ट की स्टडी या पॉइजन की स्टडी को हम क्या कहते हैं? टॉक्सिकोलॉजी। whether that is the detection or identification of the toxins or poisons, whether that is the prevention or control of the poison, whether that is the treatment or healing of the poison, that all will be said is for toxicology। टॉक्सिकोलॉजी में हम डिटेक्शन ऑफ टॉक्सिन और एडवर्स इफेक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट और टॉक्सिन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एडवर्स इफेक्ट और टॉक्सिन को स्टडी करते हैं। अब इसके बाद फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स दो टर्म्स हैं। ये लिटिल कंफ्यूजिंग एंड सिमिलर टर्म्स हैं, इसको याद रखें। इनमें डिफरेंस हैं लेकिन स्टूडेंट्स अक्सर बार कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इन डेफिनेशन में सिमिलरिटीज हैं दोनों में। अब ये देखें फार्माकोडायनेमिक्स की डेफिनेशन क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये स्टेटमेंट छोड़ दें, ये डेफिनेशन मैं जो लिख रहा हूँ इसे देख लें कि pharmacodynamics is the study of the mechanism of the drug। The study of the mechanism of the drug is known as pharmacodynamics। Pharmacokinetics क्या है? The study of the transmission of the drug inside the body is known as pharmacokinetics। पहला डेफिनेशन ये हुआ। अब दूसरा डिफरेंस दोनों में क्या है वो देख लें। Pharmacodynamics। Pharmacodynamics is the effect of the body, is the effect of drug, sorry, the effect of drug on the body is known as pharmacodynamics। The effect of drug on body is known as pharmacodynamics, while the effect of body on drug is known as फार्माकोकाइनेटिक्स। ये याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैंने बहुत इजी कर दी ये चीजें। अब फार्माकोकाइनेटिक्स में एब्जॉर्प्शन आता है, डिस्ट्रीब्यूशन आता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ड्रग और एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग। एब्जॉर्प्शन मीन इंजज़ाब, जज्ब होना, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से कैपिलरीज या ब्लड में जाना। डिस्ट्रीब्यूशन मीन टू द साइट ऑफ एक्शन जाना। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब उस अपनी फंक्शन एग्जर्ट करने के बाद उसका एक शक्ल से दूसरे शक्ल में कन्वर्ट हो जाना। इसके बाद एक्सक्रीशन मीन एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी। ये फार्माकोकाइनेटिक्स में 4 बेसिक पॉइंट्स हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 1 का जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 कंप्लीट फार्माकोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स है, इंशाल्लाह डिटेल से वहां पर बात करेंगे। और इसके लिए जो एक निमोनिक है इंशाल्लाह वो निमोनिक वहां पर आपको पढ़ाऊंगा। अब ओटीसी ड्रग क्या है? ओटीसी ड्रग वो ड्रग्स हैं जिसको लेने के लिए आपको किसी फिजिशियन की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पर एनाल्जेसिक यानी पेन किलर्स, एंटासिड जो स्टमक की HCl प्रोडक्शन को डिक्रीज करती हैं उन्हें हम एंटासिड कहते हैं। जिस तरह हमने ओमेप्राजोल, इसोमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, राइजेक और सेमेट्रिडीन की बात की थोड़ी देर पहले।
अब एंटीपायरेटिक क्या है? एंटी मीन अगेंस्ट, पायरेटिक इज फ्रॉम पायरेक्सिया एंड पायरेक्सिया मीन्स फीवर। तो फीवर के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले ड्रग्स को हम क्या कहते हैं? एंटी पायरेटिक ड्रग्स। अच्छा, अब आइडियोसिंक्रेटिक एक अनदर टर्म है, इसका मतलब ये है कि ड्रग का कोई अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन जो उस ड्रग से एक्सपेक्ट नहीं है। यानी लीफलेट आपको मिलती है ना, एक लीफलेट हर ड्रग में मौजूद होती है, ड्रग की जो बॉक्स होती है वहाँ पर इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन, यूजेस और एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स सब मौजूद होते हैं। लेकिन अगर वहाँ एक ड्रग कोई ऐसी इफेक्ट शो करे जो कि उसकी एडवर्स और साइड इफेक्ट में नहीं है, तो ऐसे इफेक्ट को आइडियोसिंक्रेटिक कहते हैं। आइडियो का मतलब क्या है? आइडियो मीन्स अननोन, वो इफेक्ट जो अननोन है, जो अनएक्सपेक्टेड। टेराटोजेनिक इफेक्ट वो हार्मफुल इफेक्ट हैं किसी ड्रग का जो वो फीटस पर शो करती है। फीटस मीन वो बेबीज जो अनबॉर्न है बट अप्रोक्सीमेटली टू बी बॉर्न, वो उनको हम क्या कहते हैं? उनको फीटस कहते हैं, जो मदर की वॉर्म में होती है, उन बच्चों को फीटस कहते हैं। साइनर्जिज्म का मतलब क्या है? साइनर्जिज्म मीन द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग दैट इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। मिसाल के तौर पर मसलन एक ड्रग ए है, एक ड्रग बी है। ड्रग ए की इंडिविजुअल इफेक्ट 30% है, ड्रग बी की इंडिविजुअल इफेक्ट 60% है। बट जब इन दोनों को मैं कम्बिनेशन में देता हूँ तो ड्रग ए ड्रग बी की इफेक्ट को इन्हेंस करता है और ड्रग बी ड्रग ए की इफेक्ट को इन्हेंस करता है। तो ए ने बी की इफेक्ट को इन्हेंस किया बाय 70% और ड्रग बी ने ए का इन्हेंस किया इफेक्ट बाय 40%। अब इंडिविजुअल इफेक्ट तो 90% बनता है, लेकिन इनका जो कॉम्बिनेशन में मैंने दे दिया तो इनका इफेक्ट कितना बन गया? 110% इनका इफेक्ट बन गया। यानी इनका जो इफेक्ट है वो इंक्रीज हुआ बाय 20%, इनमें इंक्रीज आया। इनको साइनर्जिज्म कहते हैं। वॉइस वर्सा एंटागोनिज्म है। Antagonism, when two or more drugs are given in the combination and the drug decreases the effect of each other, is known as antagonism. अब ड्रग ए की इंडिविजुअल इफेक्ट बी की 30% है, ड्रग बी की इंडिविजुअल इफेक्ट भी 30% है। लेकिन अगर ड्रग ए ड्रग बी की इफेक्ट कितनी करें? 50% करें और ड्रग बी ड्रग ए की इफेक्ट 20% करें तो टोटल इफेक्ट कितना आएगा? 70%। डिक्रीज कितना आया? 20%। तो इस ये डिक्रीज किस वजह से आया? साइनर्जिज्म की वजह से, एंटागोनिज्म की वजह से डिक्रीज आया। और इंक्रीज किस वजह से आया? साइनर्जिज्म की वजह से। पेशेंट कंप्लायंस का मतलब क्या है? पेशेंट कंप्लायंस मीन हाउ मच द पेशेंट हैज फॉलोड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द क्लिनिकल प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए फिजिशियन। एक फिजिशियन है, एक डॉक्टर है और उसने एक पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन लिखी कि ये मेडिकेशन इस्तेमाल करो। अब पेशेंट ने उस पर कितना अमल किया और पेशेंट के आउटकम्स कितने पॉजिटिव आए, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पेशेंट कंप्लायंस कहते हैं। अब यहाँ पर एक दूसरा टर्म है, वो है फार्माकोलॉजी, फार्माकोपिया। फार्माकोपिया ये बुक्स होते हैं। इन बुक्स में ड्रग्स के बारे में या मेडिसिन के बारे में मालूमात होती हैं, उनकी इफेक्ट के बारे में, उनके बारे में डायरेक्शन होती है कि कैसे इस्तेमाल करनी है, कैसे स्टोर करनी है। इसके साथ साथ इसके एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट, ये सारे उनमें मौजूद होते हैं। तो इन बुक्स को फार्माकोपिया कहते हैं। और दुनिया के दो फेमस फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया है। पाकिस्तान फार्माकोपिया इज द नेशनल फार्माकोपिया ऑफ पाकिस्तान। इंडियन फार्माकोपिया इज द फार्माकोपिया और द ऑफिशियल बुक ऑफ इंडिया। अच्छा,
एक्टिव इंग्रेडिएंट्स और एक्सिपिएंट्स, अब ये दो अदर टर्म्स हैं, ये पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर अपना इफेक्ट पैदा करें, यानी उसकी फिजियोलॉजी में कोई चेंज लाएं, फिजियोलॉजी में क्या करें, कोई चेंज लाएं, तो इसको हम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। एक्सिपिएंट्स वो हैं जो कि बॉडी की फिजियोलॉजी में कोई चेंज नहीं ला सकते। मिसाल के तौर पर सेलुलोज है, सेलुलोज एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ इस्तेमाल होती है, लेकिन सेलुलोज का कोई फंक्शन नहीं है, वो कोई ट्रीटमेंट पर्पस के लिए, डायग्नोसिस पर्पस के लिए, हीलिंग के लिए, इनमें से कोई फंक्शन नहीं करता। तो फिर इसका मकसद मतलब क्या है? बाज़ औक़ात डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जिसको हम एपीआई भी कहते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, वो किसी ऐसे फॉर्म में होते हैं जिसके एब्जॉर्प्शन आसान नहीं होती है, जिसकी स्टेबिलिटी कम होती है, जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। इसके साथ साथ इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा वर्स टेस्ट होती है, बाइटर टेस्ट होती है। तो इन सब प्रॉब्लम से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उनके साथ एक्सिपिएंट्स जो हैं वो इसमें इंक्रीज करते हैं। और मकसद अब क्या है? बल्क यानी हुजम में इजाफा हो, एब्जॉर्प्शन आसान हो, सॉल्युबिलिटी आसान हो, और इसके साथ साथ ड्रग की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो और ड्रग डिनेचरेशन से बचें। इसके साथ साथ अगर ड्रग की टेस्ट बाइटर है तो एज अ स्वीटनर भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और अगर कोई ड्रग ऐसा है कि जिसमें जिसकी स्वेलविंग आसान नहीं है, स्वेलविंग में डिफ़िकल्टी है, तो कभी कभार यही जो एक्सिपिएंट्स हैं वो हम एज ए लुब्रिकेंट्स भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद एफिकेसी और पोटेंसी दो टर्म्स हैं, ये याद रखें। सबसे पहले पोटेंसी पर बात करते हैं। पोटेंसी का मतलब ये है कि द अमाउंट ऑफ ड्रग नीडेड टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड इफेक्ट, गिवन मी डिजायर्ड इफेक्ट। आप कह रहे हैं कि मुझे बॉडी में एक इफेक्ट चाहिए ड्रग की, और कितनी परसेंट चाहिए? 50% इफेक्ट चाहिए, और उसके लिए आपने कितनी mg देनी है कि वो 50% इफेक्ट प्रोड्यूस करें। तो वो अमाउंट जो एक डिजायर्ड इफेक्ट, वो अमाउंट जो एक डिजायर्ड इफेक्ट बॉडी में प्रोड्यूस करें, उसे हम पोटेंसी ऑफ द ड्रग कहते हैं। यहाँ पर एक स्टेटमेंट याद रखें कि लोअर द डोज मीन mg milligram, lower the dose mean amount, lower the dose of the drug and higher the effect of that drug, more will be the potency of the drug. अगर एक ड्रग आप बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल करें और वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पैदा करें तो हम कहेंगे कि द ड्रग इज़ मोर पोटेंट। दूसरे साइड पर अगर एक ड्रग हम ज़्यादा अमाउंट में इस्तेमाल करें, इफेक्ट उसकी कम आ जाए, तो हम कहेंगे द ड्रग इज़ लेस पोटेंट। अब एफिकेसी क्या है? एफिकेसी का मतलब ये है कि द मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ द ड्रग प्रोड्यूस्ड इज नोन एज एफिकेसी। आपने 5 mg एक ड्रग ले ली, आपने 10 mg एक ड्रग ले ली, और आपने देखा कि 5 mg एक ड्रग ने मैक्सिमम इफेक्ट कितना प्रोड्यूस किया और 10 mg ड्रग ने अपना मैक्सिमम इफेक्ट बॉडी में कितना प्रोड्यूस किया। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे एफिकेसी ऑफ द ड्रग। जितनी ड्रग की इफेक्ट ज़्यादा होगी और अमाउंट कम होगी, हम कहेंगे कि द ड्रग इज मोर इफेक्टिव, द ड्रग हैज मोर इफिकेसी। अब बायो अवेलेबिलिटी क्या है? बायो अवेलेबिलिटी ड्रग का वो प्रोपोर्शन है डियर स्टूडेंट्स जो कि ब्लड स्ट्रीम में अवेलेबल होती है। कहाँ पर? ब्लड में, जो कि आपकी ब्लड में, या प्लाज्मा भी इसे कहते हैं। ड्रग का वो मिकदार जो आपकी ब्लड में अवेलेबल होती है, यानी ब्लड में मतलब क्या है कि वो ड्रग की
साइट ऑफ एक्शन के लिए अवेलेबल है, वो टारगेट टिश्यू के लिए अवेलेबल है। तो इस मकदार को हम क्या कहेंगे? इस मकदार को हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ ड्रग अवेलेबल इन द ब्लड स्ट्रीम टू रीच द टारगेट टिश्यूज आर द साइट ऑफ एक्शन इज नोन एज बायो अवेलेबिलिटी। फिर उसके बाद हाफ लाइफ और प्रोफाइलेक्टिक एजेंट्स, ये दो टर्म्स हैं। हाफ लाइफ का मतलब ये है कि जब आप कोई मेडिकेशन ओरल कैविटी लेते हो वो स्टमक में आ जाती हैं और स्टमक से फिर उसके बाद वो इंटेस्टाइन में आ जाती हैं और इंटेस्टाइन से वो फिर कहाँ पर आ जाती हैं? ब्लड स्ट्रीम में आ जाती हैं और ब्लड स्ट्रीम से आकर वो यहाँ पर अपनी साइट ऑफ एक्शन पर आ जाती है। साइट ऑफ एक्शन पर आके उसकी जो एक्शन है वो अपना एक्शन शो करती है और उसका जो इफेक्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाता है? उसकी इफेक्ट जो है वो डिक्रीज हो जाती है और एक टाइम पर वो जो है बॉडी से लीवर के थ्रू उसकी जो है मेटाबॉलिज्म हो जाती है और किडनी जो है उसको एक्सक्रीट करती है। अब जो ओरल कैविटी के थ्रू आपने ड्रग ले ली, यहाँ पर उसकी कुछ अमाउंट जो है वो कम हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। फिर स्टमक में उसकी कुछ अमाउंट कम हो जाती है उस ड्रग की, फिर वो इंटेस्टाइन में आके उसकी फर्दर डिग्रेडेशन हो जाती है, उसकी अमाउंट में, उसकी इफेक्ट में या उसकी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में कमी आ जाती है और फिर वो ब्लड में आ जाती है। ब्लड में एक खास अमाउंट बच जाती है, उस खास अमाउंट की इफेक्ट भी विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो जाती है और इतना कम हो जाती है कि एक खास टाइम में वो 50% तक आ जाती है। तो वो टाइम जिसमें एक ड्रग की 50% इफेक्ट ब्लड में यानी प्लाज्मा में रह जाती है, इस टाइम को हम क्या कहते हैं? हाफ लाइफ, जिसको हम T इंटू 1/2 और T हाफ लाइफ भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपने ड्रग ले ली 100 मिलीग्राम, 2 घंटे के बाद उसकी इफेक्ट 50 मिलीग्राम रह गई। अब ड्रग का हाफ लाइफ कितना रह गया? हाफ लाइफ कितना होगा? 2 आवर्स। और इसका मतलब ये है कि उसका टोटल टाइम T, कैपिटल T, ये कितना है? कैपिटल T इज 4 आवर। कैपिटल T हम टोटल लाइफ के लिए और जब स्मॉल टी हम हाफ लाइफ के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब प्रोफाइलेक्टिक एजेंट्स डियर स्टूडेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जिसको हम किसी डिजीज की प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल करते हैं या किसी डिजीज को आक्रमण से ही बचाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर वैक्सीन हम देते हैं, पोलियो माइलेटिस वैक्सीन है हमारे पास, वो जब हम बच्चों में देते हैं, बच्चे जैसे पैदा होते हैं तो हम पोलियो वैक्सीन देते हैं। हम क्यों देते हैं? ताकि वो डिसेबिलिटी से वो उनमें वो डिसेबिलिटीज बाद में न आ जाएं।